हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025। कैसा गया एग्ज़ाम कमेंट कीजिए जिनका ये एग्ज़ाम हो गया है। तो ये हमारे पास है कोड 6661 कोड है। सेट 1 है। 666 जिनका भी कोड है, सेट 1 2 3 कोई भी हो, मोस्टली क्वेश्चन सेम है, तो वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो इसका हम अभी सोल्यूशन करेंगे। एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट करना। इजी था कि डिफ़िकल्ट था। तो देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन 1 को, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एजर्शन रीज़न है। तो एजर्शन है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो गाइडलाइन है एक्शन के लिए, बट वो प्रोवाइड नहीं करता रेडीमेड या स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को। बिल्कुल ठीक है, ये गाइडलाइंस करने के लिए गाइडलाइंस देता है, ठीक है, बट कुछ प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ गाइडलाइंस देता है। बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें गाइडलाइन देता है, तो ये एजर्शन ठीक है। रीज़न देखिए, रियल बिजनेस सिचुएशंस आर नाइदर कॉम्प्लेक्स नॉट डायनेमिक और नॉट द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर। जो रियल बिजनेस सिचुएशंस है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, डायनेमिक नहीं होती, तो ऐसा तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी होती है, डायनेमिक भी होती है। तो यहाँ इन्होंने लिखा नहीं होती है, तो ये आपका रीज़न रॉन्ग है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में एजर्शन सही है, रीज़न गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी किस किस बच्चे ने टिक किया है, एजर्शन सही रीज़न गलत, उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया सी ऑप्शन, एजर्शन ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। सेकंड पे आते हैं। सेकंड देखिए, अंडर द कंज्यूमर अंडर डैश द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू गेट रिलीफ फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब किस राइट के अंडर कंज्यूमर को राइट मिलता है कि वो रिप्लेसमेंट कर सकता है प्रोडक्ट को, रिमूवल कर सकता है डिफेक्ट को। तो ये राइट आपने पढ़े होंगे कंज्यूमर के। तो ये चीज़ों को वो रिप्लेस कर सके प्रोडक्ट्स को, या डिफेक्ट प्रोडक्ट में अगर डिफेक्ट है उसको रिमूव करवा सके, है ना, कंपनसेशन दे उसे कंज्यूमर को, अगर कोई लॉस या इंजरी हो जाती है कंज्यूमर को। तो ये सारा जो राइट है ये आपका राइट टू सीक रिड्रेसल, ये वाला राइट होता है। बी ऑप्शन इसका सही है, राइट टू सीक रिड्रेसल। तो ये किस किस ने लिखा सेकंड का आंसर बी, कमेंट करना सारे बच्चे। राइट टू सीक रिड्रेसल, ये वाला राइट कंज्यूमर को मिलता है। किस लिए मिलता है? उसे रिप्लेसमेंट करने के लिए, अगर प्रोडक्ट ख़राब आ गया है, डिफेक्ट आ गया है, या कंपनसेशन कोई लॉस या इंजरी हो गई उसे, है ना। तो ये इसका आंसर है बी ऑप्शन। आई होप सबका आंसर यही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में मैच द कॉलम है। अब ये मैचिंग पहले आपको करनी है एंड देन करेक्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको बताना कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। तो पहले आपको एक दो आनी चाहिए, कन्फर्म्ड होनी चाहिए, बाकी फिर आप जब दो कन्फर्म हो जाएंगे तो दो ऑप्शंस आपके हट जाएंगे, है ना। तो पहले तो देखो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, इसका है आइडेंटिफाई करना वर्क को, है ना, डिवाइड करना। ये देखो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और डिवीज़न, आइडेंटिफाई करना एंड डिवाइड करना। तो इसका तो फर्स्ट का तो थर्ड है ना, ये तो मिल गया आपको। फर्स्ट का थर्ड देखो किस में है, फर्स्ट का थर्ड ए में है और फर्स्ट का थर्ड सी में भी है। तो ए और सी में से चूज़ करना है, अब आपको बी और डी नहीं देखना। अब देखो सेकंड का डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, इसका फंक्शन आपको आना चाहिए। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या काम करता है, ये एक्चुअली सामने ही दिया हुआ, वर्क को डिवाइड करता है स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में, ताकि जो एक्टिविटी सिमिलर नेचर की होती है उनको ग्रुपिंग की जा सके। तो ये डिपार्टमेंट करता है ना, डिपार्टमेंटलाइजेशन में किया जाता है। तो सेकंड का सेकंड ही है। तो अब सेकंड का सेकंड देखो ए और सी में किस में है, तो सेकंड का, क्योंकि ए और सी में देखना है ना तो सेकंड का सेकंड देखो सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, बाकी तो आपको मिल ही जाएंगे। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ का डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशंस एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी का है आपका, और एस्टैब्लिश करना, देखो सारे यही नाम से दिख रहे हैं, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, क्लियर रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना। तो ये फोर्थ का फर्स्ट है। तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन थर्ड का सी हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन इसके आंसर है ना, वन को थर्ड, सेकंड को सेकंड, थर्ड को फोर्थ, फोर्थ को फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, तो आई होप ये भी सबका सही होगा। कमेंट कीजिए एग्ज़ाम कैसा गया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। अदर कोर्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे चैनल के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4, टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स
एंड वेरियस डिसीजंस रिलेटेड टू सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इंपॉर्टेंट है कि एनालाइज करें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को एज वेल एज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसाइड करना कि अपॉर्चुनिटी बेस्ट हो। तो ये फंक्शन मार्केटिंग का क्या बताता है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की ब्रांडिंग। तो इसमें आएगा आपका नीड ऑफ कंज्यूमर, है ना। तो गैदरिंग करना, एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, तो ये मतलब ये सारी अगर चीज़ें पता करनी है, एनालाइज करना है अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को, है ना, तो इन सब के लिए क्या करनी पड़ती है? इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है, उन्हें गैदर करना पड़ता है, उन्हें एनालाइज करना पड़ता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो किस किस बच्चे ने 4 का आंसर ये किया है? सारे बच्चे कमेंट कर देना। इस सेट वाले 66 वाले जो भी बच्चे हैं उनके मोस्टली क्वेश्चन सेम है, तो आप आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चन मैच कर लेना। क्वेश्चन 5 देखो, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच एम्फेसाइज ऑन ऑबिडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जो एम्फेसाइज करता है, जोर देता है क्या करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन रूल और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को मानने के लिए, ऑबिडियंस करने के लिए, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए ज़रूरी है, उसको कहते क्या है? तो उसको हम देखो, जो भी प्रिंसिपल जिससे हम रूल्स वगैरह को माने, तो वो क्या होते हैं? वो डिसिप्लिन होते हैं, डिसिप्लिन। तो यहाँ पे बी आएगा, डिसिप्लिन, है ना। तो क्वेश्चन 5 का आंसर आपका बी हो जाएगा, डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन किस किस बच्चे ने किया है? बिल्कुल ठीक है इनका। नेक्स्ट देखो, द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। तो जब इक्विटी शेयर होल्डर जो जो वो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट अर्न करते हैं किस कारण से? अगर फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस के कारण से जो प्रेजेंट होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की डेफिनेशन एक तरह से। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? इंक्रीज इन प्रॉफिट जो शेयर होल्डर इक्विटी वाले अर्न करते हैं, किस पे? फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस की प्रेजेंस के कारण। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। 6 का आंसर ए है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल फॉर्मेनशिप एज अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इनकरेक्ट ढूंढना है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक टेक्निक है ना। तो इट एडवोकेट सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन, यस ये तो करता है, फॉर्मेनशिप के फंक्शन आपको आने चाहिए ना। तो यस ये तो इसका काम है, आपको इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर वर्क अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज, ये भी होता है इसमें। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड टू द शॉप फ्लोर, एक्सटेंशन करता है, ये नहीं है, ये गलत है। बाकी ईच वर्कर टेक ऑर्डर फ्रॉम राइट फॉरमैन, 8 फॉरमैन इन द प्रोसेस, ये भी ठीक है, ये वाला इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट वाला ढूंढना है आपको, तो इनकरेक्ट वाला सी ऑप्शन है, ये जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है 7th का। तो सब बच्चों ने यही लगाया है, कमेंट करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 8, रीड करना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 है, अ सिंगल यूज प्लान इज यूज फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक सिंगल यूज प्लान जो होता है वो एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है जो रेगुलरली होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नो, सिंगल यूज़ प्लान नहीं होता है, उसमें तो स्टैंडिंग प्लान होता है ना, जो रेगुलरली होती है, तो उसके लिए स्टैंडिंग प्लान यूज़ किया जाता है, तो ये गलत है आपकी। पॉलिसी आर ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग प्लान दैट स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू सर्टेन सिचुएशन। पॉलिसी बनती है स्टैंडिंग प्लान की जो स्पेसिफाई, हाँ ठीक है, ये ठीक है। स्टेटमेंट 1 आपका गलत है, उसमें स्टैंडिंग प्लान आना था, और सेकंड वाला ठीक है। तो ऑप्शन ए देखो, पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही, ए ऑप्शन इसका आंसर है 8th का। स्टेटमेंट 1, तो यहाँ पे बी आंसर ठीक होगा, पहला वाला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है ना। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट फॉल्स है एंड सेकंड वाला ट्रू है, इसलिए बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे आपको ये 4 स्टेप्स देख रखे हैं, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर पे लगाना था। तो करेक्ट ऑर्डर पे यानी सबसे पहले क्या होगा फिर क्या होगा, है ना। तो करेक्ट ऑर्डर करना था इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका द इन्वेस्टर प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय और सेल शेयर, सबसे पहले ये होगा थर्ड। उसके बाद होगा
ब्रोकर गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज, फिर ब्रोकर जाता है ना ऑनलाइन, ये फिर सेकेंड नंबर पे आएगा। उसके बाद होगा ये व्हेन द शेयर कैन बी बॉट और सोल्ड एट प्राइस मेंशन, फोर्थ वाला उसके बाद होगा, और लास्ट में ही होगा आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। तो इट मीन्स थर्ड सबसे पहले किस में है, थर्ड आपका सबसे पहले ए ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है, बट फिर उसके बाद तो फर्स्ट हुआ था ना, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। किसने क्वेश्चन 9 का आंसर ए ऑप्शन पे टिक किया है उनका ठीक है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकेंड ये ऑर्डर होगा इसका, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रघु, यहाँ पे आपको पहले कुछ पैसेज दिया हुआ है। रघु है जो अर्ली मॉर्निंग में उठता है, उसके बाद वो ऑफन कंप्लेन अबाउट बैक पेन, अच्छा बैक पेन है, जब उसका पेन परसिस्ट होता है ही कंसल्ट ए डॉक्टर, एडवाइस करता है परचेज अ गुड क्वालिटी ऑर्थोपेडिक मैट्रेस, और उसका करेक्ट स्पाइनल अलाइनमेंट हो, रिड्यूस द बैक पेन। रघु सर्वे करता है मार्केट को, परचेज करता है एक अच्छा मैट्रेस, एंड मैट्रेस बहुत हाई है बट वो अवॉइड चाहता है कि वो जीएसटी ना पे करे। शॉपकीपर उसे सजेस्ट करता है कि वो कर सकता है इफ़ ही डज नॉट टेक अ रिसिप्ट, अगर वो रिसिप्ट ना ले। रघु एग्री भी हो जाता है। जब वो यूज़ कर लेता है मैट्रेस को, उसका बैक पेन फिर से आ जाता है, तो रियलाइज़ करता है मैट्रेस हैड केव्ड इन फ्रॉम द सेंटर, मतलब उस सेंटर से कुछ डिफेक्ट है शायद उसे, एंड अप्रोच द शॉपकीपर, लेकिन वो उसको क्या कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि उसने जीएसटी रिसिप्ट तो ली नहीं थी तो उसने मना कर दिया उसे। तो रघु वांटेड टू अप्रोच द कोर्ट फॉर रिड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवेंस, जो रिड्रेसल का अभी बताया था ना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट टू सीक रिड्रेसल, सेकेंड क्वेश्चन, तो जो उसका राइट होता है, तो जाता है। हाउएवर वन ऑफ हिज फ्रेंड टोल्ड हिम दैट ही वुड नॉट बी एबल टू डू सो एज ही हैड नॉट फुलफिल्ड वन ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो उसका फ्रेंड बताता है कि तुमने क्योंकि रिसिप्ट नहीं लिया है, जीएसटी नहीं कटवाया, तो इसलिए तुम्हें अब ये राइट नहीं मिल पाएगा। तो इससे आपको क्या मिलता है, कौन सी आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच रघु फेल टू फुलफिल, रघु ने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की है। तो यहाँ पे उसने रिसिप्ट नहीं ली थी ना, तो उसने एक कैश मेमो नहीं मांगा था जब उसको गुड एंड सर्विसेज परचेज की थी, तो रिसिप्ट नहीं ली थी ना, तो ये उसने नहीं किया है, इस कारण से उसको वो जो उसका राइट है उससे वो उसको वो राइट नहीं मिलेगा। बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, है ना। तो क्वेश्चन 10 आपका बी ऑप्शन, आस्क फॉर अ कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस, ये उसने नहीं मांगा, इसलिए उसको उसका जो राइट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है प्लानिंग की। नॉट प्लानिंग रिजिडिटी देती है, ये तो है। प्लानिंग क्रिएटिविटी को कम करती है, हाँ लिमिटेशन है ये, कभी कभी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, ये भी ठीक है। प्लानिंग गारंटी सक्सेस, ये लिमिटेशन नहीं है, ये तो उसका फ़ायदा हो सकता है ना। सी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन सी। इन्होंने कहा है लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आपको आती होगी, तो ये लिमिटेशंस है बट ये नहीं है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 11 का आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, प्लानिंग गारंटी सक्सेस, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है, नॉट वाली पूछी थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, सीकिंग द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स इन बुलेटी वेजो कार्स, अ ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान करती है कि वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करेगी, सेल को मतलब वो और ज़्यादा बढ़ाएगी, और गवर्नमेंट ऑफ बुलेटी इम्पोज हाई इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन फॉरेन मेड कार्स टू प्रोटेक्ट लोकल मैन्युफैक्चर फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, द कंपोनेंट बिजनेस एनवायरमेंट हाइड्रेड, अच्छा गवर्नमेंट का रोल आ गया ना। तो जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 12 का आंसर आपका ए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस बच्चे ने ये लिखा है कमेंट ज़रूर करना, गवर्नमेंट जहाँ भी इंटरफेयर करे तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है आपको। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट डायरेक्टिंग के रिस्पेक्ट में, तो इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शंस, ये आपका एक्शन लेने में हेल्प करता है, इनमें इनकरेक्ट पूछा है आपसे, है ना डायरेक्टिंग के ऊपर।
यस, ये तो करेक्ट है, ये तो करता है ना एक्शन लेने के लिए इनिशिएट। हेल्प टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी करता है, ये भी इसका डायरेक्टिंग का के बारे में ठीक लिखा है। एक तो ये इनिशिएट करता है, दूसरा स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करता है, फैसिलिटी देता है, इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस, यस ये भी काम है डायरेक्टिंग करने का। तो ये तो है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, बट इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग ये नहीं है इसका। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इनकरेक्ट बोला था, मतलब आपको पूछा इनकरेक्ट है, तो ये वाला इसका काम नहीं है ना, तो यस ये वाला इनकरेक्ट है, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर है। ऑप्शन डी आंसर है। इट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, ये डायरेक्टिंग का क्या नहीं है, डायरेक्टिंग के बारे में सही नहीं है। डी ऑप्शन, क्वेश्चन 13। नेक्स्ट 14 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एजर्शन एंड रीजन। एजर्शन और रीजन, अ बायर बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर दैट फॉर व्हाट इट डज फॉर हिम और बेनिफिट इट प्रोवाइड टू हिम। बायर बाय करता है प्रोडक्ट और सर्विस और जिससे उसे बेनिफिट मिले, यस ये तो ठीक है। फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, अ प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी विच इज़ परचेज बिकॉज ऑफ इट कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन ऑफ। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट एक बंडल ऑफ यूटिलिटी है जो वो परचेज कर रहा है, क्यों, बिकॉज उसकी कैपेबिलिटी से उसको सेटिस्फेक्शन, यस ये सेटिस्फेक्शन के लिए तो लेता है वो, और इसलिए तो वो क्या कर रहा है, वो बाय कर रहा है चीज़ को, है ना, तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है ये चीज़। तो यानी एजर्शन रीज़न आपका ठीक भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है रीज़न इसको क्यों वो बाय कर रहा है। तो 14 का आंसर जो है, 14 क्वेश्चन का एजर्शन रीज़न ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन इसका आंसर है। ए ऑप्शन, एजर्शन रीज़न ट्रू है एंड रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। 15 देखो, यहाँ भी आपको पहले ये पढ़ना है। ग्रीन टेक सोल्यूशन एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट बनाते हैं इको फ्रेंडली, और उनकी डिपार्टमेंट अलग अलग है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स वगैरह की। हर एक डिपार्टमेंट की ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसी है, उनका वर्किंग स्टाइल है। कंपनी चैलेंज फेस कर रही है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग गुड विदाउट कंसल्ट, बिना कंसल्ट के सेल्स डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट डेवलप। अच्छा, by linking all the activity of all the department, the chief executive officer was able to ensure that the right product are available when needed. Marketing effort match the product availability and sales target. वही जो एक किसी हर एक कंपनी की प्रॉब्लम होती है। तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो उन्होंने ये जो काम करेगा, ये सारी चीज़ों का जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिजॉल्व कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स कैसे कर सकता है। तो देखो वैसे कन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट के लिए तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, बट कॉन्सेप्ट बोला गया, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, तो ये आपका फंक्शन होगा मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग, प्लान और प्लानिंग, है ना, नहीं ये कोऑर्डिनेशन, हाँ कोऑर्डिनेशन, कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट है ना। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग और स्टाफिंग, ये तो किसी भी मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। आपको कंसेप्ट बोला है तो कोऑर्डिनेशन यहीं से पता भी चल रहा है, और कंसेप्ट भी है, तो इसलिए ये कोऑर्डिनेशन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 का किस किस बच्चे ने बी ऑप्शन पे टिक किया है, ठीक है उनका, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बोला गया, फंक्शन के लिए बात नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 और 2 है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों जो है बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों पीछे का मतलब फ्यूचर का भी देखती है, पास्ट का भी देखती है। यस बिल्कुल ठीक है, प्लानिंग कंट्रोलिंग से हम आगे और फ्यूचर का और आज का देख सकते हैं या पास्ट का देख सकते हैं, ठीक है। ये प्लानिंग एक प्रिस्क्रिप्टिव वेरियास, कंट्रोलिंग इज इवेल्यूटिव। प्लानिंग जो होती है वो एक मतलब विचार बनाया जाता है ना, सोच बनाई जाती है, और ये इवैल्यूएशन प्रोसेस को कहते हैं। यस बिल्कुल ठीक है ये भी। तो स्टेटमेंट 1 2 दोनों ही ठीक है, तो दोनों ठीक है, तो यानी कि आपका ये वाला सी ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट भी ठीक है आपकी 16 का, और सेकंड भी ठीक है, सी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट 17 देखो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में ये क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, और ये एम्प्लॉई का आपको पता है ना, सैलरी से कट होकर पीएफ फॉर्म में जाता है, और जितना कटता है उतना ही एम्प्लॉयर का भी यहाँ से वो बचाता है। तो ये सारा एम्प्लॉय का जो पीएफ गया वो एक्चुअल में उसे कब मिलेगा ये सारी चीज़ें उसे, तो ये स्टॉक और प्रोडक्ट, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उसके लिए। पीएफ क्या होता है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। डी ऑप्शन इसका आंसर है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
रिटायरमेंट बेनिफिट्स 17 का डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 18। यहाँ पे रामू और उसकी फैमिली एक रेंटेड अकोमोडेशन लेना चाहते हैं 5 साल के लिए। रामू और उसके एक ऑफिस कोलीग ने बाय करा एक फ्लैट करने के लिए डिसाइड किया, और उसके बाद उनको एक हाउसिंग प्रोजेक्ट मिला इतने करोड़ का, और इतना इतना उसके बारे में बता दिए। 3 बेडरूम फ्लैट था वो, और हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलपर उसे प्रॉमिस करता है कि वो फ्लैट 36 मंथ्स के अंदर देगा, और उन्होंने डेवलपर को 20 लाख अमाउंट दिया बुकिंग टाइम पे, और जो पेमेंट स्केड्यूल जब बाद में जैसे होता है तो एडिशनल अमाउंट उन्होंने 80 लाख का दिया है, यानी कि 1 करोड़ वो दे चुके हैं, और देना कितना था 1.25 करोड़। तो 25 लाख अभी भी देना बाकी रह गया है ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। बट अभी तक जैसे हर एक में होता है कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। रामू उसका कलीग हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलपर को रिफंड करवाना चाहते हैं अमाउंट पेड, बट उन्होंने मना कर दिया है। तो अब वो कहाँ जाएंगे, किसको अप्रोच करेंगे? तो क्योंकि उन्होंने पूरा नहीं दिया ना अमाउंट, अभी बचा हुआ है, तो 25 लाख के लिए वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे। ए ऑप्शन इसका आंसर है। ऑप्शन ए, किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए पे लगाया है कमेंट करना। ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन 18 का आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे बोला है कौन सा रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, तो ये है इसका आंसर। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर इन द मार्केट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो 20, अल्फा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड एक कंपनी जो हाई क्वालिटी कार स्पेयर पार्ट्स को बनाती है, और उन्होंने एक अच्छी प्रोडक्शन लाइन बना दी है, और मार्केट में डिमांड भी है उनके प्रोडक्ट्स की, बट फिर भी डिफेक्ट रेट हायर है, यानी 1000 में से 10 पे डिफेक्ट है। तो यहाँ पे बोला है कि इंस्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट प्रोडक्शन मैनेजर एबल नहीं कर पा रहा डिफेक्ट रेट को कम करने का, तो वो रिवाइज कर रहा है स्टैंडर्ड्स को। स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस फॉलो बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। अच्छा, वो स्टेप बताना है कि जिससे वो प्रोडक्शन मैनेजर, कंट्रोलिंग प्रोसेस का स्टेप फॉलोड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर, जिससे वो रिड्यूस कर पाए डिफेक्ट रेट को। तो इसके लिए उसे परफॉर्मेंस तो कर रहा है ना वो काम, बहुत देर से एनालाइज भी कर रहा है। अब उसे करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए। ए ऑप्शन इसका आंसर है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो क्वेश्चन 20 का आंसर आपका ए हो जाएगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और 19 का भी ए था। तो आई होप सबका यही होगा। कमेंट करना कितने क्वेश्चन सही है, 1 से 20 तक कितने आपके सही है, सारे बच्चे कमेंट कर देना। अदर सेक्शन BC को नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, और अदर कोर्स को भी कवर कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। एंड मैथ्स वगैरह की प्रैक्टिस के लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ्स का, तो अपने मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए PYQs कर लेना प्लेलिस्ट के अंदर में से 5 to 6 कॉन्सेप्ट के साथ समझाए गए हैं। तो आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो कमेंट करना सारे बच्चे कितने MCQ सही है आपकी, एंड अदर कोर्स वाले बच्चे भी प्लेलिस्ट सेक्शन को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।